दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका वेलकम स्वागत इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2011 की बायोलॉजी सेक्शन की आंसर की। AIPMT स्क्रीनिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नाम से ये टेस्ट होता था, आजकल ये नीट के नाम से हो रहा है। तो 2011 में इस पेपर में 200 प्रश्न आते थे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी के। इस वीडियो में बायोलॉजी सेक्शन की आंसर की पेश कर रहा हूँ। यह है जीव विज्ञान का पहला प्रश्न। नीचे DNA सूत्र का एक भाग का प्रतिदर्श दिया गया है जिसमें विपरीत सूत्रों पर क्षारक क्रम प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें विपरीत सूत्रों पर क्षारक क्रम प्रदर्शित किया गया है। यहाँ 5 से शुरू होता है, 3 से एंड होता है, 3 से शुरू होता है, 5 से एंड होता है। तो ये उपरोक्त क्रम में विशिष्ट बात इसमें क्या है, तो ये है पैलिंड्रोमिक DNA का एक ऐसा क्षारक क्रम है जो आगे पीछे दोनों और एक समान पढ़ा जाता है। इसमें दोनों सूत्रों में समान क्रम पाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक द्वारा विभिन्न पैलिंड्रोमिक DNA की पहचान की गई है। इसमें सी ऑप्शन इसका सही है। ब्रायोफाइट्स के युग्मकोद्भिद की तुलना में संवहनी पादपों के युग्मकोद्भिद होते हैं। ये होते हैं छोटे युग्मकोद्भिद लेकिन छोटे लैंगिक अंगों वाले। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर्किड्स के बीजों में तेल प्रचुर भ्रूणपोष पाया जाता है, तो ये कथन सही नहीं है। प्रिमरोज में आधारी बीजांडन्यास पाया जाता है, ये भी सही नहीं है। ट्यूलिप का पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, ये कथन हमारा सही है, तो सी ऑप्शन सही है। धमनियां ऐसी वाहिकाओं के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से प्रवासित की जा सकती है। जो धमनियां जो होती हैं वो ऐसी रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो रुधिर को विभिन्न अंगों की ओर ले जाती हैं। धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर का प्रवाह होता है, किंतु फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है क्योंकि इसमें अनऑक्सीजनित रुधिर का प्रवाह होता है। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही है। EcoRI एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इसमें CO से क्या तात्पर्य है, तो ये है हमारा C यानी ये इकोलाई को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित 4 परिस्थितियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट से लेकर 4 तक परिस्थिति गई हैं, इसमें विचार करना था। मरुगोधिका में पर्यावरणीय अनुकूलन के संबंध में सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो ये परिस्थितियाँ दी गई हैं। उच्च तापमान से बचने के लिए भूमि में बिल खोदना। तो ये हमारा मरुगोधिका में जब शरीर का तापमान सामान्य स्तर के नीचे पहुंच जाता है तो वह धूप सेकती हैं और ऊष्मा अवशोषित कर लेती हैं, किंतु जब वातावरण में तापमान अधिक होने लगता है तो वह छायादार स्तर की तरफ जाती हैं और कुछ जाती हैं बिल भी खोद लेती हैं। तो ये जो पहली परिस्थिति है वो सही है। उच्च तापमान के दौरान शरीर से तीव्रता पूर्वक ऊष्मा निष्कासन, ये गलत है। निम्न तापमान के दौरान धूप सेकना, ये भी सही है। मोटी वसी जार्मिस के शरीर का अनुसरण, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किस्में हैं। तो जया व रत्ना भारत में विकसित की गई चावल की उच्च उत्पादन करने वाली अर्धबोनी प्रजातियां हैं। तो ये चावल की प्रजातियां हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही है। समुद्री खरपतवार से निष्कर्षित एग्रेस का प्रयोग होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA के खंडों को पृथक करने की तकनीक है। मैट्रिक्स एग्रेस एक प्राकृतिक बहुलक है और ये समुद्री खरपतवार से निष्कर्षित किया जाता है। तो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित 2 कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्रों में से कौन उसके संबंधित कार्य के साथ सही प्रकार से पहचाना गया है। तो इसमें 2 संरचनात्मक सूत्र दिए गए हैं 2 कार्बन यौगिकों के, तो ए है और ये है हमारा बी। ये पहला कार्बन यौगिक है, ये है हमारा लेसिथिन। ये एक फास्फोलिपिड है जो कोलिन तथा इनोसिटॉल द्वारा निर्मित होता है। ये सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका कला में मुख्य संगठक के रूप में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है। इसमें ये है ए लेसिथिन, ये कोशिका कला का एक संगठक है। सी ऑप्शन इसका सही है। एक रोगी के एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से पीड़ित होने का संदेश, इसकी पुष्टि हेतु आप किस नैदानिक तकनीक का सुझाव देंगे।
तो ये हमारा विडॉल जो टेस्ट होता है वो टाइफाइड बुखार के लिए होता है, अल्ट्रासाउंड पेट की कमी देखने के लिए। ये है एलिसा, यही हमारा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की पुष्टि के लिए टेस्ट किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। द्वितीयक अनुक्रमण हेतु इनमें में से कौन सा कथन सही है? तो द्वितीयक अनुक्रमण एक पारिस्थितिक अनुक्रमण है जो अपेक्षाकृत तीव्र गति के अतिरिक्त ये प्राथमिक अनुक्रमण के समान ही होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। तो फिलीफॉर्म उपकरण एक अंगुलीनुमा उभारों द्वारा निर्मित संरचना है जो बीजांड के बीजांड द्वारीय सिरे पर सहायक कोशिकाओं की कोशिका कला से निकलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। गैसों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन हरित गृह प्रवाह का मुख्य कारण है? तो कुछ विशेष गैसों द्वारा पृथ्वी को गर्म किए जाने की परिघटना हरित गृह प्रवाह कहलाती है। CO2 और N2O ये गैसें हरित गृह प्रवाह का मुख्य कारण है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यावरणीय शब्दों के विस्तृत रूपों में से कौन सही है? तो ये है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको आप WCU यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो फुल फॉर्म है वो सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। IUCN इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। वे कौन सी संरचनाएं हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर गुणसूत्रों में माला के दानों के समान दिखाई देती हैं? न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन की सूक्ष्मदर्शी की उप इकाइयां जो हिस्टोन प्रोटीनों की क्रोड पर DNA के लिपटने से बनती हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ऊर्जा के पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जबकि अन्य सभी कथन सत्य हैं? कथन हमारे ये विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों की ऊर्जा को प्रदत्त करता है, ये कथन सही है। ये आकृति में उल्टा होता है। तो यही कथन हमारा गलत है क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड सभी दिशाओं में सीधा होता है, ये सही है। इसका आधार चौड़ा होता है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ये जो कथन है वो गलत है। निम्नलिखित ग्रंथियों उनसे स्रावित हार्मोन तथा उनके कार्य का सही मिलान कीजिए। तो ये ग्रंथियों, ये हार्मोन है और ये उनके कार्य हैं। तो देखते हैं, पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि, कार्प्स ल्यूटियम, थायराइड और अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इनमें सही कौन सा है देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि एड्नोहाइपोफाइसिस तथा न्यूरोहाइपोफाइसिस में विभाजित होती है। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पास नर्वोसा या पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। ये एक ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन का संग्रह मोचन करती है। तो यह पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि वैसोप्रेसिन का स्रावित करती है। विरक की दूरस्थ नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को उत्तेजित करता है। तो ये जो हमारा ग्रंथि है इससे ये हार्मोन ये कार्य होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक चिकित्सकीय गर्भावस्था समापन यानी गर्भपात, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये 12 सप्ताह तक यानी पहले तिमाही तक सुरक्षित रहता है, इसके बाद खतरनाक हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र जीवी स्वावलंबी पीढ़ी नहीं है? तो ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स के विपरीत अनावृत बीजी पाइनस में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का आत्मनिर्भर यानी स्वतंत्र जीवी अस्तित्व नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक जातियां पाई जाती हैं? तो अब तक की ज्ञात जीव जातियों में लगभग 70% से अधिक जातियां जंतुओं की हैं। जंतुओं में भी कीट सर्वाधिक जातियों वाले वर्गीय समूह का निर्माण करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। रुधिर दाब के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो रुधिर दाब में जो मिनिमम होता है वो 80 और अधिकतम 120, ये सामान्य ब्लड प्रेशर है यानी रुधिर दाब। इससे अधिक जो है हमारा, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब 140 यानी हाई और 90 मिनिमम मिलीमीटर आता हो तो ये हाइपरटेंशन को प्रदर्शित करता है। इससे हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है और जैविक अंग जैसे मस्तिष्क और विरक इससे प्रभावित होते हैं यानी हानि पहुंच सकती है।
तो सी ऑप्शन इसका सही है। 22वां प्रश्न है, नीचे स्रावी ग्रंथियां, उनके स्रावित हार्मोन और उनके मानव शरीर पर प्रभाव के संबंधित एक अपूर्ण तालिका दी गई है, यानी कुछ चीज़ें इसमें नहीं दी है, जैसे ए, बी और सी। सही विकल्प को चुनाव करके तालिका के रिक्त स्थान ए, बी, सी को भरिए। तो यहाँ ए, बी, सी की जगह क्या हो सकते हैं? तो ये है हमारा एस्ट्रोजन, ये हार्मोन है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये ए की जगह आ जाएगी। ये है हमारा अंडाशय, जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न करता है, तो ए की जगह क्या होगा? अंडाशय। अब यहाँ पर लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की अल्फा कोशिकाएं, ये हमारे ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन स्रावित करती है, तो बी की जगह ग्लूकेगॉन। और अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि वो, तो ये सी की जगह जो होगा वो वृद्धि हार्मोन होंगे, क्योंकि ये इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो अतिवृद्धि का प्रभाव पड़ रहा है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए की जगह अंडाशय, बी की जगह ग्लूकेगॉन और सी की जगह आएगा वृद्धि हार्मोन। डी ऑप्शन इसका सही है। केंचुए यानी फेरेटिमा का एक अत्यंत विशेष लक्षण है। तो केंचुए के 26वें और 35वें खंड में आंत्र का एक प्रमुख अभिलक्षण पृष्ठभित्ति के आंतरिक माध्यवलन की उपस्थिति है, जिसे हम आंत्रभंज कहा जाता है। तो इसमें आंत्रभंज पश्चिम भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र में वृद्धि करता है, यही हमारा विशेष लक्षण है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। आलू के कंद में आंखें होती हैं। आलू जो है वो कंद है जो भूमिगत तना है, इसमें कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जिसको हम आंखें कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 25वां प्रश्न है, मलवाह पर अवायवीय जीवाणु की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मलवाह उपचार की प्रक्रिया में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कीचड़ के अपघटन द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जिसे हम मार्श गैस कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये है 26वां प्रश्न। दो मित्र खाने की मेज पर साथ भोजन कर रहे हैं। भोजन निगलने के दौरान एक मित्र अचानक खांसने लगता है। खांसने की क्रिया निम्न में से किसकी अनुचित गति के कारण हो रही है? तो दोस्तों, घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस गले के प्रवेश मार्ग से जुड़ी एक ढक्कन के समान संरचना है। खाने के दौरान घाटी ढापन की अनुचित गति के कारण व्यक्ति को अचानक खांसी आ सकती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नीचे दिया गया चित्र मनुष्य के फेफड़ों के एक छोटे भाग को प्रदर्शित करता है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। नीचे दिए गए विकल्प में से किसमें भाग ए, बी, सी या डी तथा उसकी कार्य सही पहचान की गई है? तो ये है मनुष्य के फेफड़े का छोटा सा भाग, इसमें गैसें आ रही हैं और ये जा रही हैं। तो ये ए भाग। फेफड़ों में वायु कुबिकाएं गैसों के आदान प्रदान हेतु प्रथम स्थल है। तो ये ए जो है वो वायु कुबिकाएं हैं। तो देखते हैं, ए कुबिका गुहा श्वसनीय गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान होता है। तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र में अपवाही नलिकाएं बंद हो जाएं तो युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा। अपवाही नलिकाएं महीन नलिकाएं होती हैं जो रेटिक्यूलम तथा एपिडिडाइमिस को परस्पर जोड़ती हैं। एपिडिडाइमिस प्रत्येक विषण से निकलने वाली नलिकाओं का युग्म है। तो अगर अपवाही नलिकाएं बंद हो जाएंगी तो विषणों से एपिडिडाइमिस को जो युग्म का स्थानांतरण है वो नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन पौधों द्वारा मृदा से फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है? तो ये है हमारा ग्लोमस। ये आर्ब्सकुलर माइकोराइजल यानी एएम कवकों का एक वंश है। यह पौधों को मृदा से फास्फोरस व अन्य पोषणों को अवशोषित करने में सहायता करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। बड़ी काष्ठीय लताएं सामान्यतः पाई जाती हैं। तो बड़ी काष्ठीय लताएं सामान्यतः शीतोष्ण वनों में पाई जाती हैं और शीतोष्ण वन शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें वाष्पोत्सर्जन कम हो पाता है क्योंकि काष्ठीय लताएं होती हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है।
मनुष्य में पक्षमाभी स्तंभीय उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। पक्षमाभी स्तंभीय उपकला मुख्यतः खोखले अंगों तथा फैलोपियन नलिकाओं की भीतरी सतह में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। ABO पद्धति के अंतर्गत किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाता है और उसे तुरंत रुधिर आदान की आवश्यकता है। उसका एक मित्र जिसके पास उसके रुधिर वर्ग का वैध प्रमाण पत्र है बिना किसी विलंब के रक्तदान का आग्रह करता है। रक्तदाता का रुधिर वर्ग बताइए। तो रुधिर वर्ग जो O है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और A व B दोनों ही एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो जो O रुधिर वर्ग का व्यक्ति है वो सर्वदाता कहलाता है, यानी किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को ये O रुधिर वर्ग ब्लड दिया जा सकता है। तो B ऑप्शन इसका सही है। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। तो ये है अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। ये युक्तियाँ प्रभावी एवं लोकप्रिय हैं। चिकित्सकों द्वारा योनि के माध्यम से गर्भाशय में प्रविष्ट कराई जाती हैं। तो ये C ऑप्शन हमारा सही है। केम पौधों की सहायता करता है। तो केम पादप मुख्यतः रसीले मृदुविधि होते हैं। इन पौधों के रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। तो जल संरक्षण में सहायता करता है। डी ऑप्शन इसका सही है। दलहनी पादपों की जड़ केंद्रिकाओं में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रक्षक की भांति कार्य करता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। हिस्स का बंडल मानव के निम्नलिखित में से किस अंग का एक भाग है। तो हिस्स का बंडल वैद्युचारण हेतु विशिष्टीकृत हृदय पेशी कोशिकाओं के समूह द्वारा निर्मित होता है। तो ये हृदय का एक भाग है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। मीथेनोजन नामक जीव सर्वाधिक प्रचुर होते हैं। तो गाय भैंस आदि की आंत में मीथेनोजन नामक जीव पाए जाते हैं जो गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न करने के उत्तरदायी होते हैं। तो ये पशुओं के बाड़े में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। मानव में दूध के पाचन की क्रिया का प्रारंभिक पद निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा उत्पन्न होता है। तो मनुष्य के आमाशय में दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पेप्सिन है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। मानव नेत्र की शलाका प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाओं में पाए जाने वाला बैंगनी लाल रंग का वर्णक रोप्सिन एक व्युत्पन्न है। तो ये जो है विटामिन ए का व्युत्पन्न है। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रतिरोधी पादपों के विकास हेतु आरएनए इंटरफेरेंस की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो इनमें निमेटोड्स के लिए प्रतिरोधी पादपों के विकास हेतु आरएनए इंटरफेरेंस की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है। तो ये है एस्चेरिचिया कोलाई। ये एक जीवाणु है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण के प्रकार को सही रूप से वर्णन करती है। तो ये है हमारा नर टिड्डे में ऑटोसोम के अतिरिक्त केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है जबकि मादा में एक्स गुणसूत्र का यू पाया जाता है। तो टिड्डे में एक्सओ प्रकार की लिंग गुणसूत्र पर लिंग को निर्धारित करते हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। 43वां प्रश्न है ट्रांसजीनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव। तो वे जंतु जिनके डीएनए में परिवर्तन द्वारा सुधार किया जाता है ट्रांसजीनिक जंतु कहलाते हैं। वर्तमान में सभी ट्रांसजीनिक जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। भारत में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा चावल है। एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में ही चावल की लगभग 2 लाख प्रजातियां हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। फैड बैच किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है। फैड बैच किण्वन एक जैव तकनीकी प्रोग्राम है। इसमें शर्कराओं का निरंतर प्रयोग एंजाइम को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो
बी ऑप्शन इसका सही है। यदि किसी पादप की मूल शीर्ष कोशिकाओं में 42 गुणसूत्र हो तो उसकी न्यूरॉन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो बीच में भ्रूण पोष की कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एल्यूरोन परत कहा जाता है। तो एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हमारी 3n होती है। मूल शीर्ष कोशिकाओं में 42 गुणसूत्र हैं जो कि द्विगुणित होते हैं, तो 2n = 42। तो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 42/2 = 21। तो एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 3 × 21 यानी 21×3 = 63। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है नाइट्रिक कारक जीवाणु। नाइट्रिक कारक जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट्स में ऑक्सीकृत करके भोजन तैयार करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। अमोनिया को नाइट्रेट्स में ऑक्सीकृत करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है द्वितीयक मलवाह उपचार है। तो मलवाह से प्रचुर शहरी कचरे के द्वितीयक जैविक उपचार में कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपहरण करा जाता है। तो ये जैविक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक नहीं है? तो ये है एग्रोबैक्टीरियम। यह 1 ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है जो पौधों में अर्बुद उत्पन्न करता है। तो ये उर्वरक नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है। 50वां प्रश्न है किसी समय पर एक क्षेत्र में एक पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ का द्रव्यमान होता है। एक पारतंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर उपस्थित जीवित पदार्थों की मात्रा को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। रुधिर स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन सम्मिलित होता है? फाइब्रिनोजन एक घुलनशील प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है जो यकृत द्वारा संश्लेषित होती है। तो यह है सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आयु पिरामिड द्वारा मानव जनसंख्या का कौन सा प्रकार प्रदर्शित किया गया है? तो ये है पश्च प्रजनिक और ये प्रजनिक है। ये आगे है पूर्व प्रजनिक। तो इस पिरामिड में देख रहे हैं नीचे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और फिर उससे घटता चला गया है। यहाँ सबसे छोटा हो गया है। तो इस देखते हैं ऑप्शंस में स्थिर जनसंख्या घटती बढ़ती लुप्त। तो ये घटती हुई मानव संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। बी ऑप्शन इसका सही है। ग्लाइकोप्रोटीन्स एवं ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये है हमारा गोल्जी उपकरण। ये ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण हेतु मुख्य स्थल है। यह पदार्थों की पैकेजिंग का कार्य करता है। ए ऑप्शन इसका सही है। सामान्य कॉकरोच के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कॉकरोच में मैंडिबल्स भोजन के टुकड़ों को पीसने का कार्य करते हैं तथा पेषणी यानी गिजार्ड एक पीसने वाले कक्ष की भांति कार्य करती है और भोजन के कणों को महीन पीसने में सहायता करती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन मानव वृक्क के एक विशिष्ट भाग के कार्य का सही प्रकार से वर्णन करता है? तो ये है हमारा पोडोसाइट्स। ये जो है वृक्कों के वुमेन संपुट में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। रुधिर के छनन हेतु दरार छिद्रों का निर्माण करती हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के लिंग की पहचान के लिए आप क्या देखेंगे? तो ये है हमारे नर शार्क में श्रोणी पंख के पिछले भाग द्वारा निर्मित आलिंगक उपस्थित है जो प्रलय के दौरान मादा अवस्था में वीर्य को मार्ग प्रदान करने हेतु एक सब्रामी अंग की भांति कार्य करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। समसूत्री विभाजन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था में तर्क तंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। किसी फसल के सभी जीन्स के विविध युग्म विकल्पियों वाले पौधे एवं बीजों के संग्रह को कहते हैं। किसी जीव के आनुवंशिक संसाधनों के संग्रह को जनन द्रव्य कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है।
मिर्च का सही पुष्प सूत्र है। तो मिर्च जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। इस कुल में पुष्प त्रिज्या सममित, पूर्ण तथा उभयलिंगी होता है। वायुदल पुंज में 5 वायुदल होते हैं। दल पुंज 5 दल युक्त, पृथक दलीय तथा कोर स्पर्शी दल विन्यास युक्त होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। डिस्टिलरी में एथेनॉल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य क्रियाधार है। तो ये है हमारा मोलासिस। ये मोलासिस गन्ने, अंगूर, चुकंदर आदि के द्वारा शर्करा निर्माण के प्रक्रम में उत्पन्न एक गाढ़ा सह उत्पाद होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। कुल सौर विकिरण में से PAR का अनुपात है। तो ये है पृथ्वी पर आने वाले कुल सौर विकिरण में से PAR यानी प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, इसका अनुपात 50% से भी कम होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। पौधों में निम्नलिखित में से किस तत्व का पुनर्संगठन नहीं होता है? तो ये कैल्शियम है। कैल्शियम तत्व का पुनर्संगठन नहीं होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विशेष जाति द्वारा इथेनॉल का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है? तो ये है हमारे सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग इथेनॉल के व्यापारिक उत्पादन हेतु किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। ऊतकों द्वारा ग्रहण किए जाने के पश्चात भी मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन का एक बड़ा अनुपात अप्रयुक्त रह जाता है। यह O2 यानी ऑक्सीजन हमारे ऊतक धमनी रुधिर द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन का केवल 25% भाग का ही प्रयोग कर पाते हैं। 75% ऑक्सीजन पेशीय व्यायाम के दौरान सुरक्षित भंडार की भांति कार्य करती है। डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सही अर्थों में परजीवी की भांति श्रेणीबद्ध? निम्नलिखित में से कौन सही अर्थों में परजीवी की भांति श्रेणीबद्ध किया गया है? तो इसमें है हमारा मानव के सिर पर जुएं रहती हैं एवं उसके बालों पर अंडे देती हैं और रुधिर पीती हैं। यह टाइफस जैसे रोग को भी फैलाती हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। ये जो जुएं हैं वो परजीवी हैं। HIV संक्रमण की किस अवस्था पर व्यक्ति एड्स के लक्षण प्रदर्शित करता है? तो किसी संक्रमित व्यक्ति के लैंगिक संपर्क के 15 दिनों के भीतर उसके एड्स के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। भोपाल दुर्घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हजारों मनुष्य मारे गए थे, ये जो कथन है वो सही है। संपूर्ण भोपाल में रेडियो एक्टिव विकिरण फैल गया था, ये कथन गलत है। यह दुर्घटना 2-3 दिसंबर 1984 की रात में हुई थी, ये भी सही है। इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ये भी कथन सत्य है। तो ये कथन जो है गलत है कि संपूर्ण भोपाल में रेडियो एक्टिव विकिरण फैल गया था। बी ऑप्शन हमारा सही है। भरण ऊतक यानी ग्राउंड टिश्यू में सम्मिलित होते हैं। तो इसमें बाह्य त्वचा तथा संवहन ऊतक के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक भ्रूण ऊतक में सम्मिलित होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। नीचे दी गई आकृति मनुष्य के मादा जनन तंत्र की काट का चित्रीय निरूपण करती है। इस चित्र में 1 से 6 तक किन्हीं 3 भावों की सही पहचान करने वाला विकल्प है। यह है मादा जनन तंत्र की काट का चित्रीय निरूपण। तो इसमें ABC यानी 1 से लेके 6 तक 3 भावों को देखना है सही से। तो इसमें देख रहे हैं अंडाशय के निकट वाला भाग कीपनुमा होता है तथा कीपक यानी इनफंडिबुलम कहलाता है। ये हमारा है सी। और इसके बाद है चौथा, ये इनफंडिबुलम के किनारे पर अंगुलीनुमा उभार होते हैं, ये अंगुलीनुमा उभार हैं। तो ये सी और डी सही है, यानी तीसरा चौथा, जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। गर्भाशय योनि में एक संक्रिय सर्विक्स द्वारा खुलता है। तो ये है हमारा 5वां। तो यह है थर्ड, तीसरा ये इनफंडिबुलम और चौथा है अंगुलीनुमा और फिम्बरी और ये सर्विक्स। तो ए ऑप्शन इसका सही है।
यूट्रोफिकेशन प्राय देखा जाता है। तो यूट्रोफिकेशन किसी जलाशय में पोषक पदार्थों की प्रचुरता की अवस्था है, जिसके कारण उसमें शैवाल और अन्य पादपों तथा जंतुओं की अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। यह स्थिति स्वच्छ जलीय झीलों में देखी जाती है। ए ऑप्शन इसका सही है। एक व्यास सममित पुष्प पाए जाते हैं। तो जब कोई पुष्प केवल एक ऊर्ध्वतल में दो समान भागों में विभक्त किया जा सके तो ऐसे पुष्प को एक व्यास सममित पुष्प कहते हैं, जैसे बीन्स, मटर, गुलमोहर, केसिया आदि। तो इसमें जो चारों ऑप्शंस में है गुलमोहर है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। इस गुलमोहर में एक व्यास सममित पुष्प पाए जाते हैं। ड्रूप विकसित होता है। आम, नारियल, बेर आदि में ड्रूप यानी अस्टिफल विकसित होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कोशिका में एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है? जीवाणु कोशिका में 23 sRNA एंजाइम राइबोजाइम होता है, जो पेप्टाइड बंध के निर्माण हेतु सहायक होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। पूर्वजों में आधुनिक मनुष्य यानी होमोसेपियंस के उद्विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। तो ये था होमिनिड, प्रथम मनुष्य समजीव था, जिसे होमो हैबिलिस भी कहा जाता है। इनकी मस्तिष्क की क्षमता 650 से 800 सीसी थी। तो मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि ये महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है सबसे सर्वाधिक। सी ऑप्शन इसका सही है। 75वां प्रश्न है, यू बैक्टीरिया में एक कोशीय संघटक जो यूकैरियोटिक कोशिका से समानता प्रदर्शित करते हैं। यू बैक्टीरिया की प्लाज्मा कला यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा कला से कुछ समानता दर्शाती है। ये फास्फोलिपिड प्रोटीन तथा कुछ मात्रा में पॉलीसेकेराइड द्वारा निर्मित होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसमें वंश का नाम, उसके दो लक्षण तथा उसका वर्ग ऑब्लिक संघ सम्मिलित है? तो ये पहला ही है सेलामेंड्रा। ये उभयचर वर्ग का एक सदस्य है। इसमें कर्ण टिम्पेनम द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। और इसमें वाह्य निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु इसके वर्गीय संवर्ग से सम्मिलित है? तो ये है बाघ। बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। इसमें टाइग्रिस जो है वो पैंथेरा वंश की एक जाति है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। तो गामा विकिरण आयनीकृत विकिरण होते हैं तथा भौतिक उत्परिवर्तन की भांति कार्य करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, स्थलीय पादपों में द्वार कोशिकाएं अन्य बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से निम्नलिखित में भिन्न होती हैं। तो स्थलीय पादपों में रंध्र की द्वार कोशिकाएं विशिष्टीकृत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं होती हैं, जिनमें हृदलवक उपस्थित होते हैं। शेष बाह्य त्वचीय कोशिकाओं में हृदलवक अनुपस्थित होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। यह है 80वां प्रश्न, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। तो वायु द्वारा परागण को वायु परागण कहते हैं तथा यह अजैव परागण के अंतर्गत आता है और सामान्यतः यह घासों में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीनल प्राइमेट का भाग नहीं है? कुंडलित नलिकाएं रीनल प्राइमेट का भाग नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। कीट रोगाणुओं के प्रति रोग प्रतिरोधकता हेतु संकरण एवं चयन द्वारा विकसित की गई हिमगिरी एक प्रजाति है। तो हिमगिरी गेहूं की एक प्रजाति है जो पत्तियों की धारीदार कीट, अहिलवंट इत्यादि के लिए प्रतिरोधी होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित जंतु समूहों में से कौन बिना किसी अपवाद के इसके अभिलाक्षणीय गुण से सम्मिलित है? तो ये है कॉन्ट्रिकथीज के सदस्य लवण जलीय होते हैं। इनका शरीर धारा रेखी होता है। इनमें उपास्थीय अंतकंकाल पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के विरुद्ध कारकीय अवरोध
यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर का कार्य करता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि नेत्रों के आंसू और मुख की लार तथा आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के विरुद्ध कार्यकीय अवरोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर का कार्य करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 85वां प्रश्न है, जब एक न्यूरॉन विश्राम अवस्था में होता है अर्थात किसी आवेग को संचारित नहीं कर रहा है तब एक्सोनल कला होती है। जब किसी न्यूरॉन में आवेग का चालन नहीं हो रहा हो अर्थात विश्राम अवस्था में हो तो एक्सोनल कला पोटेशियम आयनों यानी K+ के प्रति अधिक पारगम्य तथा Na+ यानी सोडियम आयनों के प्रति लगभग अपारगम्य होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसकी जाति में बीजांडकाई बहुभ्रूणता पाई जाती है? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। सिट्रस तथा आम की अनेक प्रजातियों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण हेतु कोशिकीय कारखाने की भूमिका निभाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। जब दो असंबंधित जीवों अथवा श्रेणियों का संकरण करा जाता है तो F1 संकर अपने जनकों से उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। यह परिघटना कहलाती है। वैज्ञानिक जी शल के अनुसार संकरों की अपने किसी भी जनक की तुलना उच्च गुणवत्ता को संकरोज या हेटेरोसिस कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। काग तथा द्वितीयक वलकुट सामूहिक रूप से कहलाते हैं। तो ये है हमारे परित्वक। यह एक द्वितीयक रक्षात्मक संरचना है जो काग तथा द्वितीय वलकुट द्वारा निर्मित होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नीचे दिया गया वक्र 3 परिस्थितियों pH, तापमान तथा क्रियाधार की सांद्रता के संबंध में एंजाइम सक्रियता को दर्शाता है। तो ये देखते हैं दोनों अक्ष यानी x और y क्या प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष तापमान को प्रदर्शित करता है, तापमान बढ़ता है तो ये जो y अक्ष का वैल्यू है वो बढ़ रही है यानी एंजाइम सक्रियता बढ़ती है। तो x अक्ष तापमान तथा y अक्ष जो है एंजाइम की सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। तो इन ऑप्शंस में x अक्ष तापमान, y अक्ष एंजाइम सक्रियता, ए ऑप्शन इसका सही है। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन की यूरिकोटिलिक विधि पाई जाती है। तो सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघे तथा कीट आदि में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल की गोलिकाओं के रूप में होता है। इस प्रकार का उत्सर्जन यूरिकोटिलिज्म कहलाता है। ऐसे जंतुओं को हम यूरिकोटिलिक कहते हैं। तो ये हैं सरीसृप और पक्षी। डी ऑप्शन इसका सही है। मनुष्य के वृषण उदरग्वास के बाहर थैलीनुमा वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं। इसका उद्देश्य है मनुष्य में वृषण उदरग्वाह के बाहर थैलीनुमा वृषण कोश के भीतर स्थित रखने का कारण ये है ताकि ये शरीर से थोड़ा दूर रहें और वृषण कोशों का तापमान शरीर के तापमान की तुलना में कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस कम रहे ताकि वृषण सुचारू रूप से कार्य कर सके। तो ये है हमारा डी ऑप्शन सही है। सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव है। तो ये है हमारा राइजोबियम। ये राइजोबियम लैंगियोमिनोसेरम दलहनी पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाने वाला एक सहजीवी जीवाणु है। यह जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और जैव उर्वरक की भांति कार्य करता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है हमारा पॉक्सीनिया। इसको सामान्यतः कीट कवक कहते हैं, कंड कवक नहीं है ये। ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसमें परागण ऑटोगैमस होता है? तो उभयलिंगी पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं
अनुन्मीलीय पुष्प यानी क्लिस्टोगैमी पुष्प कहलाते हैं। इस प्रकार के क्लिस्टोगैमी पुष्प निश्चित रूप से ऑटोगैमस होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसके पुष्प में अंडाशय अर्ध अधोवर्ती होता है? यदि पुष्प में जायांग केंद्र में स्थित हो तथा अन्य पुष्पीय भाग प्यालीनुमा पुष्पासन के नेमी पर उसी स्तर पर लगे रहते हैं, ऐसा अंडाशय अर्ध अधोवर्ती कहलाता है, जैसे बेर, गुलाब, आड़ू आदि वगैरह। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। वृक्क के कार्य नियमन के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनिए। तो ऑप्शन में देखें, डी ऑप्शन है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पानी पीता है जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती तो एडीएच की निर्मुक्ति घट जाती है। डी ऑप्शन इसका सही है। स्त्री धानीधर उपस्थित होता है तो मार्केंशिया में मादा लैंगिक अंग को स्त्री धानीधर कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। मलेरिया परजीवी के स्पोरोजोइट हेतु आप कहाँ देखेंगे? तो ये जो स्पोरोजोइट हैं ये मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है। ये संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में उपस्थित होते हैं। तो हम संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में देखेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही है। यह है 100वां प्रश्न। बायोलॉजी पोर्शन का भी लास्ट है और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकारी सहजीवी पाया जाता है। तो साइकस में साइकस की कोरेलोइड जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली नीली हरित शैवाल एनाबीना साइकेडी तथा नॉस्टॉक पंक्टिफर्मी सहजीवी के रूप में पाई जाती है। ये नीली हरी शैवाल प्रोकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषण तथा स्वपोषी होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नीट 2010 की आंसर की बायोलॉजी पोर्शन की अगली वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, 2010 की नीट के आंसर की आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हिंदी मीडियम से जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी एक गुलसिता हमारा।